नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। हिंदी उर्दू विवाद, कमबख्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे एक साथी सरोज बादल कह रहे हैं। पड़ना था ट्रंप की बाह मरोड़ कर टैरिफ कम करवाने की गुंडई के पीछे, लेकिन पड़ गए उर्दू के पीछे। मुद्दा बनना चाहिए था 144 साल में जैसी नहीं हुई शेयर मार्केट की वैसी गिरावट और छोटे मंझोले निवेशकों की न जाने कितने लाख करोड़ डूब जाना। चर्चा होनी चाहिए थी पाताल छूते रोजगार के अवसर और आकाश छूती महंगाई की, मगर भाई लोग चुटिया बांध जनेऊ कमर में कसकर उर्दू और औरंगजेब के पीछे पड़ गए। इस बार शुरुआत कुंभ से अभी तक पूरी तरह नहीं लौटे योगी जी ने की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष ने जब सदन में अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर आपत्ति जताई और उर्दू को भी कार्रवाई में शामिल करने की मांग की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भभक उठे और एक साथ अपने नफरती सांप्रदायिक सोच और देश के बारे में अज्ञान दोनों को उजागर करते हुए कहा कि ये लोग जनता को उर्दू भाषा सिखाकर मौलवी कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। जावेद अख्तर के एक मिसरे उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही को अक्षरशः व्यवहार में लाते हुए उन्होंने अपने कोई 4.5 मिनट के हस्तक्षेपी भाषण में खुद सबके पायदान, अगर बात बच्चों आदि सरकार अंदर दुनिया जैसे उर्दू के 9 शब्द बोले। यानी कि भाषण में भी अपने योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के 9 शब्द बोले। बहरहाल इस तरह योगी ने भाषा के आधार पर अपना पुराना नफरती राग फिर से आलापना शुरू कर दिया। इधर मध्य प्रदेश वाला मुख्यमंत्री गांव के नाम बदलने में जुटा था कि राजस्थान में इसे दूसरे तरीके से आजमाना शुरू कर दिया। योगी के राग उर्दू के चंद रोज बाद ही राजस्थान के 12 जिले में इसी बेअदकली का और भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। शाहबाद कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए होने वाले विदाई समारोह को जश्न अलविदा कहे जाने पर सरकारी नोटिस जारी हो गया। इस विभागीय निदेशकों के विपरीत बताते हुए जांच शुरू हो गई। आनन फानन में जयपुर से एक जांच दल मौकाए वारदात पर भी पहुंच गया। उर्दू जिसे योगी मुसलमानों की भाषा करार दे रहे हैं, वह ठेठ हिंदुस्तानी है जो हिंदवी, रेख्ता, उर्दू जैसे नामों के साथ धरती के इसी हिस्से पर जन्मी, पली, जवान हुई और कमबख्त आज भी बूढ़ी होने को राजी नहीं। वह उसके एक बड़े हिस्से, खासतौर से हिंदी, मराठी और बंगाली भाषाई इलाकों की बोलचाल का हिस्सा बन चुकी है। इस कदर कि उसके खिलाफ बोलने वालों को भी उसी भाषा से शब्द लेने पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है। कोई भी हिंदुस्तानी इसे या किसी भी दूसरी भाषा को किसी धार्मिक संप्रदाय के नाम करने के लिए कतई राजी नहीं हो सकता। यूं भी भाषा किसी धर्म, संप्रदाय, जाति की नहीं होती, वह कतई मर्तबा इलाकाई होती है, जैसे बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं हैं। मगर हिंदी, उर्दू उस तरह की भाषा नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां जहां हिंदी है वहां वहां उर्दू है, और जहां जहां उर्दू है वहां उसकी हमजोली हिंदी है। इसके लिए उनके संगम को सदा गंगा जमुनी कहा और माना गया है। दिलचस्प है कि दोनों का नाभि नाल संबंध अमीर खुसरो से है और दोनों का पालना ब्रज और अवधि का रहा है। उर्दू प्रेमचंद, आनंद नारायण मुल्ला, पंडित ब्रज नारायण चकवस्त, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह बेदी, सरदार रतन सिंह, जगन्नाथ आजाद, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, बलवीर सिंह रंग और गोपीचंद नारंग की भाषा है। ये नाम तो सिर्फ नाम मात्र हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है। क्या इनके अदब को कोई नफरती, अज्ञानी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक खानों में बांट सकता है? क्या विख्यात कवियों शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन शास्त्री द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू शब्दकोश के लिए दी गई खिदमात को नकारा जा सकता है? शमशेर जी ने जो अपने समय की प्रखर पत्रिका दिनमान में उर्दू कैसे सीखें जैसे कॉलम चलाए थे, जिससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उर्दू में आए, क्या प्रकाश पंडित के योगदान को भुलाया जा सकता है, जिन्होंने सारे प्रमुख शायरों की रचनाओं को संपादित कर सस्ती किताबों के रूप में हिंदी जगत को सौंपा और कई पीढ़ियों को उर्दू के प्रति जागरूक बनाया? उर्दू किशन चंदर और किशन तलवानी की भाषा रही,
गुलजार से लेकर कमर जलालाबादी, नक्श लायलपुरी और राजेंद्र किशन जैसे नामों से फिल्मी दुनिया गुलजार हुई पड़ी है। कृष्ण बिहारी नूर और शीन काफ निज़ाम, जिनका मूल नाम श्री कृष्ण है, ऐसे उदाहरणों से ग्रंथ भरे जा सकते हैं। फिलहाल इतने से ही जाहिर हो जाता है कि उर्दू सबकी है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। उसे अल्पसंख्यकों की भाषा बनाकर उसका प्रभाव व आयतन कम करना एक क्षुद्र सांप्रदायिक किस्म की हरकत है। उर्दू सारे धर्म जातियों की चहेती भाषा है। मूलतः धरती के इस हिस्से पर जन्मी भारत की भाषा है, स्वतंत्रता संग्राम की भाषा है, कौमी तरानों की भाषा है, सांप्रदायिक एकता, भाईचारे और सद्भाव की भाषा है। काजी अब्दुल सत्तार, डॉक्टर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर नईम, प्रोफेसर आफाक अहमद जनवादी लेखक संघ को हिंदी उर्दू लेखकों का संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जनवादी लेखक संघ के भोपाल में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में उर्दू के लेकर पारित किए गए प्रस्तावों की सारे उर्दू जगत में सराहना हुई। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सम्मेलन में 80% से ज़्यादा हिंदी लेखकों की शिरकत थी, जिन्होंने उर्दू के फरोग, संवर्धन, रक्षा और सम्मान की शपथ ली थी। जनवादी लेखक संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे अब मरहूम प्रोफेसर आफाक अहमद ने कराची के उर्दू अधिवेशन में गर्व से जाकर कहा कि पाकिस्तान की उर्दू लेखक समझ लें कि उर्दू हिंदुस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। वह इसलिए नहीं कि उसे मुसलमान बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि बहुसंख्यक हिंदू उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिन्हें अमीर खुसरो, जायसी, गालिब और इकबाल उतने ही प्यारे हैं जितने कि कालिदास, तुलसी, सूर, मीरा या निराला। हिंदी ही नहीं, उर्दू साहित्य के इतिहास में भी उर्दू को कभी अल्पसंख्यकों या मुसलमानों की भाषा नहीं बताया गया और न किसी स्कूल या कॉलेज में ऐसा पढ़ाया गया। यह विभेद उन बुनियाद परस्तों का षड्यंत्र है जो भाषाई सांप्रदायिकता इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उर्दू एक सेकुलर धर्म और पंथ निरपेक्ष भाषा है। योगी जिस मकसद से उर्दू को मौलवी बनाने वाली भाषा कहकर उसे धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं, वह सिर्फ उर्दू का ही नुकसान नहीं करती, इस कुनबे ने हिंदी के साथ भी यही सलूक किया है। उनका नापाक इरादा उससे भी ई की जगह ऊ की मात्रा लगाने का है। स्वीकार तो उन्हें हिंदी भी पूरी तरह से नहीं है। उनके हिसाब से धरा के इस हिस्से की एक ही भाषा है जो उन्हें भाती है और वह है संस्कृत, जो उनके कुनबे से में भी किसी की समझ में नहीं आती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 की जनगणना में 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। यह भारत की कुल आबादी का 0.00198% है। इनका भी काफी बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में पाया जाता है। संस्कृत की यह गत इसे धर्म के साथ नत्थी करने से हुई। पहले इसे देव भाषा बताया गया और उसके बाद इसे पढ़ने, इसे बरतने का विशेषाधिकार चंद लोगों, ब्राह्मणों में भी उच्च कुलीन माने जाने वालों तक सीमित कर दिया गया था। यह कुनबा जिस तरह के समाज को लाने पर आमादा है, उससे भले वे अभी हिंदी की बात कर रहे हैं, मगर जर्मनी के नाजियों और इटली के फासिस्टों से ली एक भाषा, एक नस्ल, एक संस्कृति, एक धर्म की भौंडी समझदारी के नजरिए का समाहार हिंदी में नहीं, संस्कृत में किया जाना है। सावरकर ने मराठी से उर्दू और फारसी के शब्दों को विलोपित करने का एक पूरा अभियान चलाया था। मराठी भाषियों ने उसे तब भी तवज्जो नहीं दी थी। इधर हिंदी में भी यही प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब उसमें से हिंदुस्तानी के शब्द हटाकर संस्कृतनिष्ठ बनाए जाने की योजना है, जिसका एक उदाहरण राजस्थान का स्कूल है, जहां इन्हें विदाई समारोह को फेयरवेल पार्टी कहना स्वीकार है। खालिस भारतीय भाषा का जश्न अलविदा अपराध लगता है। दिमाग का कम या बिल्कुल ही इस्तेमाल न करने के चलते इन शब्द बदलने वाले कुनबे को नहीं पता कि उनके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता के नाम में है से शाह भी हटाना पड़ेगा। नाम तो क्या, लक्ष्य बदलना होगा। इनके हिसाब से भारत के कई हजार वर्षों के इतिहास में इनका स्वर्णिम रोल मॉडल पेशवा शाही है, जिसके दोनों ही शब्द फारसी हैं। उनका लक्ष्य भारत में हिंदू पदपाद शाही की स्थापना करना है। अब इसमें से फारसी के दोनों शब्द हिंदू और शाही हटाने के बाद क्या बचता है, यह स्वयं देख लें। उर्दू या हिंदी या और किसी भी भाषा को किसी धर्म विशेष से बांधना उसके धृतराष्ट्र अलिंगन के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे तत्वों की एक सार्वत्रिक विशेषता है, वे ना हिंदी ठीक तरह से जानते हैं, ना हिंदी के बारे में कुछ जानते हैं। उन्हें नहीं पता कि हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी लिखने वाले मुंशी झल्ला खां थे।
पहला कविता संदेश रासक लिखने वाले कवि अब्दुल रहमान पहले लोकप्रिय कवि थे और जिससे हिंदी और रेख्ता दोनों निकली के बनाने वाले अमीर खुसरो थे। पहला खंडकाव्य लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी थे। इन्हीं की कृति थी पद्मावत, जिस पर इन ऊ की मात्रा वाले ओ ने रार पेल दी थी। ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पहले की बात है। हिंदी से पहला शोध ग्रंथ पीएचडी फादर कामिल बुल्के का था। ये वे ही हैं जिन्होंने हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। प्रथम महिला कहानी लेखिका बंगभाषी राजेंद्र बाला घोष थी, जिन्होंने दुलाई वाली कहानी लिखी और कई ग्रंथों के हिंदी अनुवाद के माध्यम बने। राम मोहन राय बंगाली भी थे और ब्रह्मो समाजी भी। साहित्य सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद ने इसी तरह के बहकावे में आए अपने मुसलमान दोस्तों के लिए लिखते हुए जो दर्ज किया था, आज वही बात खुद को हिंदी भक्त कहने वालों के लिए भी कही जा सकती है। उन्होंने कहा था कि मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवा करते गुजरा है और अब भी मैं जितना उर्दू लिखता हूं उतनी हिंदी नहीं लिखता। कायस्थ होने और बचपन से फारसी का अभ्यास होने के कारण उर्दू मेरे लिए जितनी स्वाभाविक है उतनी हिंदी नहीं। मैं पूछता हूं, आप इसे हिंदी की गर्दन जंदनी समझते हैं? क्या आपको मालूम है? और नहीं है तो होना चाहिए कि हिंदी का सबसे पहला शायर जिसने हिंदी का साहित्यिक बीज बोया, व्यवहारिक बीज सदियों पहले पड़ चुका था, वह था अमीर खुसरो। मुंशी प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि क्या आपको मालूम है, कम से कम 500 मुसलमान शायरों ने हिंदी को अपनी कविता से धनी बनाया है, जिसमें कई तो चोटी के शायर हैं। क्या आपको मालूम है, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब तक हिंदी की कविता का शौक रखते थे और औरंगजेब ने ही आमों का नाम सुधा रस रखा था। क्या आपको मालूम है, आज भी हसरत और हफीज जालंधरी जैसे कवि कभी कभी हिंदी में ताबा आजमाई करते हैं। क्या आपको मालूम है, हिंदी में हजारों शब्द, हजारों क्रियाएं अरबी और फारसी से आई हैं। इसलिए हिंदी और उर्दू की सारी क्रियाएं एक हैं और क्रियाएं ही भाषा की पहचान तय करती हैं, संज्ञा और विशेषण नहीं, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में घूमते रहते हैं। अगर ये मालूम होने पर भी आप हिंदी को उर्दू से अलग समझते हैं तो आप देश के साथ और अपने साथ बेइंसाफी करते हैं। जो जहनियत आज उर्दू के बारे में नफरती जुबान इस्तेमाल कर रही है, वही हिंदी पर भी हमलावर बनी हुई है। उसे अतिशुद्ध बनाने, उसका संस्कृतिकरण करने के जुनून में इसे इतनी क्लिष्ट और हास्यास्पद बना रही है कि वह किसी की समझ में नहीं आती। अधिकांश मामलों में खुद उनकी भी समझ में नहीं आती। यह ऐसा मनोरोग है जो निज भाषा से प्यार और मान का मतलब बाकी भाषाओं का धिक्कार और तिरस्कार मानने तक पहुंचा देता है। एक भाषा को उत्कृष्ट भाषा मानना, बाकी भाषाओं को निकृष्ट मानने का ला खड़ा कर देना, श्रेष्ठता बोध दूसरे को निष्कृष्ट मानकर रखना एक तरह की हीन ग्रंथि है, मनोरोग है। हर भाषा का अपना उद्गम है, सौंदर्य है, आकर्षण है, उनकी मौलिक अंतर्निहित शक्ति है। बाकी को कमतर समझने की यह आत्ममुग्धता दास भाव भी जगाती है। यही दास भाव है जो अपने अंतिम निष्कर्ष में तिरस्कारवादी रुख, संकीर्ण और अंधभक्त सोच में बदल जाता है और ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है कि पूर्व प्रभुओं की भाषा अंग्रेजी की घुसपैठ तो माथे का चंदन बन जाती है, मगर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, असमी, कश्मीरी, खासी, गारो, गोंडी, कोरकू, भीली, मुंडा, निमाड़ी आदि इत्यादि अस्पष्ट बना दी जाती हैं। इसी विकृति का एक रूप विस्तारवादी है जो ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बघेली, मैथिली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, मंगही, मारवाड़ी, मालवी को भाषा ही नहीं मानते, हिंदी की उपशाखा मानकर फूले फले फिरते रहते हैं। अब भला ये हिंदी की शाखा या उपशाखा कैसे हो गई, जबकि हिंदी आधुनिक है और ये उसकी परदादी और परनानी की भी परदादी और परनानियां हैं। भाषा जीवित मनुष्य की निरंतर प्रभावमान, अनवरत विकासमान मेघा और बुद्धिमत्ता है, जिसे हर कण गति और कलकत्ता प्रदान करता है। जो आज भाषा में सांप्रदायिकता के जहर बुझे नेजे और त्रिशूल घोंप रहे हैं, वे कल एक सन्नाटे भरा मूक समाज बनाना चाहते हैं।